क्लासिक्स हिस्ट्री चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 जो कि आपका है द चाइनीज सिविलाइजेशन। एक्चुअली गाइस जो थीम 1 बेसिकली है आपके हिस्ट्री क्लासिक्स का वो है आपका द रिवर वैली सिविलाइजेशन और इसमें कई सारे आपको सिविलाइजेशन के बारे में पढ़नी होती है जहाँ पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। और आज हम लोग चैप्टर 4 द चाइनीज सिविलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। द चाइनीज सिविलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल यदि गाइस आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, इवन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे आप बता सकते हो अपनी जरूरतों को। मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूं आपके क्लासिक के जितने भी डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, आपका एक्सप्लेनेशन आपके सेशन के पूरे एंड तक मैं पूरा करने का प्रयास करने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते। तो गाइस सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये जो तो चाइनीज सिविलाइजेशन है, इसमें ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन है इसकी क्या मतलब होती है। देखो बड़ा सिंपल सा अर्थ है। हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जो सिविलाइजेशन वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है वो ऑलरेडी हमने समझ रखा है, बट फिर भी यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको सिविलाइजेशन के बारे में बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। बच्चों समझो सिविलाइजेशन क्या होती है। ये बेसिकली एक प्रोसेस सिस्टम है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक सोसाइटी में समाज बना के रखे समाज में बेसिकली रहते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स को समस्या जो भी आती है उन पर वो सारे लोग मिल करके फेस करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। तो बेसिकली जो लोग हैं ना पहले के टाइम में आप लोग जानते हो कि जंगलों में रहा करते थे, वो आदि मानव लोग होते थे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होते थे, खाने पीने के लिए चीजें नहीं हुआ करते थे, वो बस जंगलों में भटकते थे। तो फिर धीरे धीरे जब उसमें थोड़ी थोड़ी बुद्धि आती है वो ना खेती करना सीख जाते हैं, वो उसके बाद एक जगह रहना सीख जाते हैं और रहते रहते धीरे धीरे गाँव बनाते हैं, गाँव से फिर शहर बनाते हैं, फिर राज्य बन जाती है, फिर देश बन जाती है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम होती है ना लोगों के एक साथ रहने की, उसे हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। तो आज जो हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका द चाइनीज सिविलाइजेशन, यानी कि जो चाइना में सिविलाइजेशन हुआ था, जो आज का हमारा पड़ोसी देश है, हमारे पास का सबसे बड़ा देश है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वहां पे जो सिविलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हुई थी और कैसे स्टार्ट हुई थी। आई होप कि आपने ये जो छोटी सी चीज है इन्फॉर्मेशन वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी मैप समझाता हूँ। ये जो मैप दिख रही है ना इसमें देखो ये जो पूरा रीजन है जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर की दिख रही है ना ये पूरा आपका क्या भाई, ये आपका इंडिया वाला पार्ट है ना। तो ये देखो हमारा प्यारा भारत, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन बच रहा है, ये जो रीजन आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये इंडिया के ही पार्ट्स हैं, इधर भी है ना। ये देखो अभी वेस्ट बंगाल नजर आ रही है, यहाँ बीच में आपके बांग्लादेश नजर आते हैं और इधर एक कंट्री आपका म्यांमार करके है। फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरे पार्ट्स बच रहा है ना, बेसिकली ये जो रीजन बच रहा है ये आपका चाइना है। तो अभी जो हम लोग सिविलाइजेशन देखने वाले हैं वो चाइना में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मार्कर थोड़ी सी अच्छे से चल नहीं रही है, मेरा एक्चुअली जो माउस है वो खराब हो गया है, इस वजह से आपको मैं अच्छे से थोड़ी सी डिफिकल्टी मुझे हो रही है आपको इंडिकेट करने में। खैर कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का है वो आपको लोकेशन एंड ओरिजिन समझना है। ये जो चाइनीज सिविलाइजेशन इसकी लोकेशन क्या है और ओरिजिन क्या है। लोकेशन बोली तो उसकी किस जगह पे पूरे वर्ल्ड में इसका लोकेशन है और किस तरह से इसका जो शुरुआत है वो हुई थी। क्या लिखा है कि चाइना वॉज द क्रेडल ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। चाइना जो है वो क्या है, वर्ल्ड की शुरुआती सिविलाइजेशन में से एक जो है वो यहाँ से शुरू हुई थी। दिस वेस्ट कंट्री इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। और ये जो तुम्हारा वेस्ट कंट्री है वो ईस्ट साइड में पैसिफिक ओशन से घिरा है, साउथ में हिमालयाज है, ब्रॉड डिजर्ट एंड माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इन द नॉर्थ। चलो मैं आपको बताता हूँ इसकी बाउंड्री के बारे में। आप इस कंट्री को बड़ा ध्यान से देखते हो बच्चों तो आपको यहाँ पे ना कुछ चीजें नजर आती है। अक्सर मैंने आपको बेसिकली ज्योग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि कोई भी आप मैप को रीड करते हो तो मैप का जो अपर पोर्शन है वो हमेशा नॉर्थ प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसका जो डाउन वाला पार्ट है वो साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। राइट साइड में आप देखते हो तो ये आपका ईस्ट का पोर्शन है और ठीक इसी मैप के अपने लेफ्ट साइड में देखते हो तो ये आपका वेस्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया चाइना के बाउंड्री में कि चाइना के ईस्ट में आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या नजर आती है, पैसिफिक ओशन। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इसके ईस्ट में क्या है भाई, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। इसके नॉर्थ में आप जाते हो तो यहाँ पे तो ये जो आपको दिख रही ना बिल्कुल कटिंग सी स्टाइल जो बनी हुई है, तो ये बेसिकली क्या है इसका, इसके नॉर्थ में जाते हो तो यहाँ पर मिलती है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो मैंने आपको ईस्ट का बता दिया और नॉर्थ का बता दिया। अब इसके थोड़े साउथ में देख लो तो चाइना के साउथ में यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन है पूरा वो बेसिकली क्या है, हिमालय रीजन है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि चाइना के साउथ में आपको हिमालय नजर आती है। अब आपका बच गया वेस्ट साइड।
तो ये जो चाइना का वेस्ट साइड है, यहाँ पे आपको जो चीजें नजर आती है वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना के वेस्ट में बच्चों क्या है ना, यहाँ पे आपको ये जो बड़ी बड़ी डेजर्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ आपको माउंटेन्स नजर आते हैं। तो ये तो हो गया भाई इसका लोकेशन के बारे में, लेकिन अब इसके ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं। विद इन दिस बाउंड्रीज लाइज द वैल्यू ऑफ टू रिवर्स। फर्स्ट इज हुआंग हे, जिसे हम लोग हांगू रिवर के भी नाम से जानते हैं, और द नेक्स्ट रिवर इज चेंगजियांग, जिसे हम लोग आंगसी रिवर के भी नाम से जानते हैं। तो ये दोनों रिवर का जो बेसिन है ना, वहां के आसपास का जो सॉइल है बहुत ज्यादा फर्टाइल है। इसके आसपास का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट है, यानी कि ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ठंड पड़ती है, बिल्कुल जैसे हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में होती है ना, सेम लाइक समझ सकते हो। एंड नेचुरल waterways connecting various parts of this huge country provided ideal conditions of the growth of brilliant civilization। तो ये जो बेटर कंडीशन यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको देखो वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल, यहाँ का क्लाइमेट बेसिकली रहने लायक है, टेम्परेट है, और नेचुरल वाटरवेज है। इसके वजह से यदि इस कंट्री में बेसिकली जो सबसे पहला सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है वो इस रीजन से होती है। क्या लिखा हुआ है कि अबाउट 4500 ईयर्स अगो यहाँ पे सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। रिवर है आपका हांग होए, इसे एक और नाम से जाना जाता है, और ये आपकी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, हुआंग ही रिवर इज आल्सो नोन एज शोर ऑफ चाइना। ये जो हुआंग ही रिवर है इसे हम लोग शोर ऑफ चाइना के भी नाम से जानते हैं, बिकॉज इट ऑफन चेंज्ड इट्स कोर्स आफ्टर द फ्लड्स एंड कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड कैनल्स डग्स फॉर इरिगेशन। तो ये जो सॉरो ऑफ चाइना है ना, इसका मतलब होता है भाई वैसा रिवर, तो वो चीज जो पूरे चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख की बात होती है। जब भी ये वांगी रिवर में बेसिकली बाढ़ आती है तो पूरा चाइना जो है वो बाढ़ से परेशान हो जाता है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है क्रॉप्स की, जो कैनल्स खुदी हुई रहती है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, जो इरिगेशन की समस्या वो उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वांगी रिवर को हम लोग सॉरो ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट नोन डायनेस्टी इन द चाइना वाज द सेंग डायनेस्टी। देखो अब तक हमने जान लिया कि चाइना के बारे में, उसकी लोकेशन जान लिया, और चाइना में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो आपदा है, इसके बारे में जान लिया। चलो अब देखते हैं कि वहां पे यदि लोग पहले रहना स्टार्ट किए तो जब सबसे पहला शासन चला ना वो कौन से डायनेस्टी का था। डायनेस्टी मतलब देखो अभी मैं, आप लोग क्लास 6 में हो तो चीजें हो सकती है, जो डायनेस्टी वर्ड है ना वो आपको अच्छे से नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप इसके आगे क्लास 7 में और फिर 8 में डायनेस्टी के बारे में काफी ज्यादा कुछ पढ़ने वाले हो। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। जैसे मान लो ये एक आप हो, एक आपके पिताजी हैं, फिर आपके दादाजी हैं, फिर आपके आने वाले जनरेशन है, फिर आपके दादाजी के पहले वाले जनरेशन है। तो ये सब आपको एक क्या हो जाते हो, एक खानदान हो जाते हो ना, अपनी भाषा में बात करी जाए तो ये जो खानदान होती है ना, जो किसी राज्य को रूल कर रही होती है, उसे हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंग डायनेस्टी है वो क्या करती है, चाइना पे रूल कर रही होती है, और ये पहला डायनेस्टी होता है। तो आपको यह याद रखना होता है कि सेंग डायनेस्टी जो है वो चाइना का पहला डायनेस्टी है। इसे कहीं कहीं पे सेंग डायनेस्टी और सिंग डायनेस्टी के भी नाम से डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स है बेसिकली वहां पे चीजें लिखी रहती है। खैर कोई बात नहीं, आप सेंग डायनेस्टी के नाम से याद रखो। तो आगे लिखा है द राइज एंड फॉल ऑफ सक्सेशन ऑफ डायनेस्टीज फॉलोड ईच। देखो अब ऐसा नहीं कि एक ही डायनेस्टी आती है वो हमेशा के लिए रह जाती है, चीजें बदलती रहती, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कोई ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एक बार जो राजा बन गया वो हमेशा के लिए वही रहते रह जाए, उनकी जो सोच है, उनकी जो डिसीजन वो हमेशा एक जैसा और सही हो। इसलिए चीजें तो बदलती रहती है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। तो यहाँ पे भी चेंजेस होती है, लेकिन हर वक्त क्या होता है, चाहे जितने भी डायनेस्टी आते हैं वो सब अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो चाइना है उसे ग्रेट चाइनीज सिविलाइजेशन बनाते हैं। तो देखो क्या पे हो रही है, अलग अलग डायनेस्टीज आ रहे हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और चाइना को ग्रेट चाइना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बात करा जाए कि चाइना कितना पुराना है, क्या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसके बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा, क्या उससे भी ज्यादा पुराना है या उसके आसपास का है? तो देखो ये जो सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, वो कह सकते हैं हम लोग जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसकी उसका टेम्पररी था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा है वो ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन रहती है। लेकिन जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो ट्रांजिशन पीरियड को पार करता है, और थोड़ा पूरा जो आयरन एज है ना इसे भी वो देख लेता है। अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहा होगा, सर ये ब्रॉन्ज एज क्या होती है और दूसरा कि ये आयरन एज क्या होती है। तो देखो अभी आप लोग क्लास 6 में हो, मैं फिर से कहना चाहूंगा इसके बारे में डिटेल्स में आप क्लास 7 में और आगे पढ़ने वाले हो, या हो सकता है आपको इसी क्लासेस में आगे के चैप्टर्स में चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ना, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे आया है तो मैं आपको थोड़े से इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली देखो हिस्ट्री में वो एज या तो टाइम पीरियड जब लोग ब्रॉन्ज की चीजें इस्तेमाल करते थे ना, ब्रॉन्ज से बनी हुई जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज की चीजें, तो उस टाइम पीरियड को बेसिकली हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज एज। अच्छा, दूसरा जब लोग
आयरन की खोज कर चुके थे। जैसे अभी देखो आयरन के बने हुए काफ़ी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ़ आयरन की नहीं, हम लोग अभी प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं, स्टील का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब लोग आयरन का यूज़ करना सीख चुके थे, आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट करी जाए, उसका से कैसे डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें बना के उसको यूज़ करी जाए, इसके बारे में लोग सीख गए। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं आयरन एज। अभी आप इतनी सी जानकारी रखो, आगे जब दोबारा मिलेगा, तो मैं आपको डिटेल में इसके समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है। तो अब आपको जो चैप्टर में ना सबसे इंटरेस्टिंग और मेन जो टॉपिक है वो नजर आ रहा होगा, वो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स पढ़ने होते हैं, यानी कि जो आपका चाइनीज वैली सिविलाइजेशन है, इसे खास फीचर्स क्या थे, खास फीचर्स मतलब जो इसे थोड़ी सी यूनिक बनाती है और इसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्या खास बात है इसकी, तो चलो देखते हैं। कई सारे खास बात है, इसे कई सारे फीचर्स है, उसमें से जो पहला है वो है टाउन प्लानिंग, यानी कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो लोगों की रहन सहन थी, वो बड़ा यूनिक था। यहाँ के जो शहर है ना, वो भी बड़ा स्टाइलिश था और बड़ा यूनिक था। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ के कुछ शहर के बारे में। जैसे अभी के टाइम में आप याद करो तो आपका जो शहर है, उसमें एक कह सकते हो बड़ी सी चौक होगी, जहाँ पे बाजार लगता होगा, कई सारे मॉल्स होंगे, आने जाने के अच्छे रास्ते होंगे या तो नहीं भी होंगे, कई सारे पार्क होंगे, कई सारे स्टेडियम होंगे, कई सारे आप कह सकते हो फील्ड होंगे। तो सिटी प्लानिंग के बारे में बात करें तो चाइना का जो एंशिएंट सिटी प्लानिंग है, वो स्टार्ट होता है अर्बनाइजेशन से। देखो, सिटी प्लानिंग इन एंशिएंट चाइना बिगिन विद अर्बनाइजेशन। जो जब अर्बनाइजेशन होता है, लोग शहर में आना स्टार्ट करते हैं चाइना में, तो ये लोग सिटी को प्लान करते हैं। यहाँ पे एक वैली जिसका नाम है हुआंग हे वैली, ये हुआंग हे रिवर के आसपास की जगह है। तो हुआंग हे वैली का जो लेटर पार्ट है ना, वहाँ पे वो न्योलिथिक एज में जो है वो फलता फूलता है। अर्बन प्लानिंग इन एंशिएंट चाइना फॉलोड स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन रूल्स। देखो, अब जो एंशिएंट चाइना, वहाँ पे जो भी अर्बन की प्लानिंग हो रही थी, या यूं कहो जो लोग शहर में रहना स्टार्ट किए थे, उनका अपना एक अलग सिस्टम था, अलग ढंग था बेसिकली। वो ट्रेडिशन चीजों को भी मानते थे, थोड़ी सी साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल चीजों को भी फॉलो करते थे, रूल रेगुलेशन को मान के, और उसके हिसाब से डिजाइन किया करते थे। अक्सर ना आप यदि किसी खास जगह के घर के बारे में देखते हो तो उसकी जो बिल्डिंग है ना, उसकी बनावट एक जैसी होती है। मुंबई में देखो तो आपको सारे स्काई स्क्रैपर नजर आएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आएंगी। यदि आप बिहार में चाहते हो, बिहार में वो इलाका जहाँ पे बाढ़ आती है, वहां के घर देखते हो तो बहुत छोटे छोटे होते, झोपड़पट्टी होती है। सेम असम में भी होती है। उसी तरह देखो, कह सकते हैं ना, जैसा हमारे पास कह सकते हो इन्वायरमेंट होती है हमारे पास, लैंड, और कह सकते हो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग की घर की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, या तो फिर जो हमारा रहन सहन है, ट्रेडिशन है, इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, हम लोग डिजाइनिंग देते हैं। अभी भी देखो ना, गांव साइड में जो लोग हैं वो क्या करते हैं ना, यदि घर बनाते हैं तो उसमें मूर्तियां लगा देते हैं, फोटोज वगैरह दीवारों पे चिपका देते हैं, वहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, उनकी घर बनाने की जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग है। ये लोग कुछ स्पेसिफिक और रिलीजियस चीजों को फॉलो करते हैं, और कुछ कुछ साइंटिफिक चीजों को फॉलो करते हैं। साइंटिफिक चीजें बोले तो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें, इन्हें काफी ज्यादा विश्वास है एस्ट्रोनॉमी पे और रिलीजियस चीजों पे। मैं ना आपको एक बिल्डिंग दिखाता हूँ, इसकी बनावट देखो आप। हाँ, इस बिल्डिंग की बनावट को देखो, क्या ये नॉर्मल बिल्डिंग आपको लग रही है जो आप अपने आसपास में देखते हो, तो ये कतई नहीं लग रहा होगा। इसकी बनावट देखो, बहुत डिफरेंट है। इसकी बनावट में देखो, आपको अभी अपने आसपास में काफी ज्यादा अंतर लग रहा होगा। इसमें देखो जो बनावट है, उसमें कितने सारे आपको लगे हुए हैं ना, छज्जे जैसे चीजें निकली हुई है, और वो मिट्टी, लकड़ी, स्टोन, सीमेंट और पता नहीं जो भी चीजें उसके पास उस वक्त रहा होगा, उनके यूज करके इन्होंने बनाया है। और ये जो बनाते हैं वो भी ग्राउंड से थोड़ी ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे देखो एक स्टेज बनी हुई है, ये प्रॉपर एक स्टेज है। तो ग्राउंड से थोड़ी ऊपर स्टेज है, फिर पिलर्स है, और पिलर्स के बाद देखो ये सारी जो छज्जे जैसी चीजें हैं ना, वो बनी हुई है, और इसमें कई सारे लेयर्स बने हुए हैं। तो हम किस तरह के जो डिजाइन है वो बेसिकली अलग है। तो चाइना में जितने सारे घर थे उस वक्त, वो सारे के सारे एक डिजाइन के होते थे, क्योंकि उनको फॉलो करनी होती थी कुछ ट्रेडिशन चीजें की, और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल और साइंटिफिक चीजों की। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये जो लोग हैं वो इस तरह के घर क्यों बनाते थे, वो क्यों नहीं करते थे कि फ्लैट सरफेस वाली घर बनाने, जैसा कि हमारे यहाँ इंडिया में घर हुआ करते। इसी बिल्डिंग को देखो, ये बिल्डिंग देखो कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, ये आपको ना इंडिया में देखने को नहीं मिलती है। इंडिया की जो बिल्डिंग्स थी, चाहे वो पुराने जमाने का हो या फिर अभी का, वो लिटिल बिट और बहुत ज्यादा कह सकते हो चाइना से अलग और डिफरेंट है। तो अब आपको समझना है कि ऐसा वो लोग क्यों करते थे। तो वो लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे, द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट फेवरेबल एंड ऑस्पिशियस कंडीशन दैट वुड ब्रिंग बैलेंस एंड हार्मनी। वो बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करना चाहता था, कि समाज में बेसिकली अलग अलग जो लोग हैं उनमें भेदभाव ना आए, उन्हें लगे, एक समानता का भाव पैदा करने के लिए वो सारे जो डिजाइन हैं, घर हैं, वो एक जैसा बना देता ताकि समाज में बैलेंस बना रहे।
बिटवीन ह्यूमंस, गवर्नमेंट एंड हेवंस एंड अर्थ। देखो कितनी सारी चीजों के बीच बैलेंस में बनानी होती थी। ह्यूमंस तो सबसे पहले है ही भाई, नहीं तो आप यदि थोड़ा सा अलग बनाते हो तो लोग क्या करते हैं, आपको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, या फिर वो आपको ताना मारना स्टार्ट करते हैं, कुछ उल्टा सीधा कहते हैं। इवन जो गवर्नमेंट है, मान लो उसकी कुछ फरमाइश होगी कि आपको इसी तरह की बिल्डिंग बनानी है, तो गवर्नमेंट को खुश करनी है, हेवन को खुश करनी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट गॉड पे है। इवन आपको अर्थ को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अर्थ पे ही आप रहते हो, तो अर्थ के अकॉर्डिंग आपको चीजें ढालनी होती है, बनानी होती है, सब कुछ देखना होता है। तो ये था उसके घर और कैसे तो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बनाने के स्टाइल्स और डिजाइन। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ के सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि यहाँ के जो सिटी है उसकी स्ट्रक्चर और बनावट कैसी होती थी। लिखा है द सिटी ऑफ चेंगजाओ बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ जाओ डायनेस्टी। देखो सबसे पहले हमने जो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था चाइना में, वो क्या था आपका सेंग डायनेस्टी। अब डायनेस्टी चेंज हो गया है और सेंग डायनेस्टी, देखो ना यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही होगी, ये इंटरनल क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। जो सेंग डायनेस्टी है वो 1300 बीसी से स्टार्ट होती है। जो जाओ डायनेस्टी है वो 722 से 481 बीसी तक रहती है। और जो किन अंपायर है वो 255 से 206 बीसी। और फिर जो आपका लास्ट में आता है हन डायनेस्टी, हन किंगडम, वो आपका 100 सीई तक बेसिकली आपका रहता है। तो यहाँ पे आपको चार तरह की जो जनरेशन है तो डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना। उसमें सबसे पुराना सोंग डायनेस्टी, सेकंड में आता है जाओ, थर्ड में किन, और लास्ट में आपका है हन डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो जाओ डायनेस्टी है ना, वो क्या करते हैं भाई, जो सिटी चेंगजाओ है उसे बिल्ड करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एन आइडियल सिटी लेआउट, और एक स्ट्रक्चर खास तरह का जो है वो बनाता है और उसे बाकी जितने सारे शहर होते हैं उन सब में फॉलो भी कराना होता है। द सिटी लीड आउट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। जो सिटी का स्ट्रक्चर और आधारशिला रखा वो बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह था। यानी जो हमें शहर बनानी तो है, लेकिन शहर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली आप ऊपर से देखते हो तो बिल्कुल स्क्वायर की तरह है। जो और ज्यादा फर्दर से डिवाइडेड हो जाता है 9 स्क्वायर में। बेसिकली आप ना इस फिगर को बड़ा ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एक बड़ा सा स्क्वायर। अब ये बड़ी सी स्क्वायर को मान लो ये पूरी सिटी की डिजाइन, अब दूर से देखोगे ऊपर से देखो तो सिटी की डिजाइन ऐसी है। और इसके अंदर फिर से बेसिकली 9 स्मॉल स्मॉल कह सकते हो आपका स्क्वायर्स की जैसी जो बनावट है उसे करी जाती है। ब्रॉड पैरेलल रोड्स running north to south were intercepted at the right angles by roads running east to west, dividing the city into arts। बेसिकली देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सड़कें वो काफी ब्रॉड होती थी और पैरेलल होती थी। देखो ये है ना, ये सड़क है और यहाँ एक सड़क है, तो ये दोनों क्या सीधी है, एक दूसरे के बराबर में है या नहीं है, तो इसे हम लोग पैरेलल रोड कहते हैं। और ये जो रोड है वो आपके नॉर्थ से साउथ की ओर ट्रेवल करते जा रहे होते हैं। जैसे मान लो ये आपका क्या है भाई, ये आपका नॉर्थ है और नीचे में हमने क्या रखा है साउथ। तो जो सड़कें हैं वो एक दूसरे की, देखो एक सड़क यहाँ पे हो गया, ये दूसरी सड़क, यहाँ पे तीसरी सड़क, और ये हो गया आपका पूरी चौथी सड़क। तो चार चार सड़क आपस में, तो सारी सड़क आपस में पैरेलल होती हैं और बहुत वाइड होती हैं। और अब क्या है, इतना में ही इनका पेट नहीं भरता, ये और थोड़ी सी स्टाइलिश बनाते हैं। ये क्या करते हैं, नॉर्थ टू साउथ के बाद अब ईस्ट टू वेस्ट ये सड़कें बनाना स्टार्ट करते हैं। और जितनी सारी सड़कें हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे कट कर रही होती है। कुछ पैलेसेस हैं, हाउसेस हैं, टेम्पल्स हैं, मार्केट्स हैं, वर बिल्ट विद इन दिस ब्लॉक्स। अब देखो जितनी सारी चीजें हैं, काम की चीजें, जरूरत की चीजें, चाहे वो मार्केट लगानी हो, टेम्पल्स लगानी हो, हाउसेस बनानी हो, पैलेस बनानी हो, वो सब इन्हीं पार्टिकुलर जो ब्लॉक्स है उन्हें में बनाई जाती है। अक्सर आप भी देख रहे हैं ना, अभी के टाइमिंग में जो भी न्यू शहर को बसाया जाता है, बनाया जाता है, उसको ब्लॉक्स में सेक्शन करी जाती है, डिवाइड करी जाती है, ताकि उसका अच्छे से मेंटेनेंस हो सके और उनका एक प्रॉपर नाम दिया जाता है सेक्शन में डिवाइड करके। मान लो कलर की कोई समस्या आती है, आप कोई वो कराते हो तो आपको पता चले कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कैसे तो सेक्शन में आपको जाना है और किस जगह पे पार्टिकुलर कौन से काम करनी होती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत अच्छी भी चीज है। खैर कोई बात नहीं, हमारे काम की यहाँ पे तो है नहीं, हमने बस इतनी जानना है कि ये जो स्क्वायर के शेप पे शहर होता था और उस स्क्वायर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर होते थे जहाँ पे जो शहर की जरूरी चीजें हैं वो हुआ करता था। आगे लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए ना, एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया गया कि जो इनर सिटी है विद सेंट्रल पैलेस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वाज बिल्ट इन द सेंटर। देखो इसके जो कह रहा है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जो इनर सिटी है, वो बिल्कुल सेंटर में बनाई जाती थी। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका पार्ट 5 है ना, वो क्या है, सेंट्रल सिटी है। अब तो कह सकते हो सेंट्रल पैलेस है। जो आउटर सिटी होता था वाज बिल्ट अराउंड इट। अब देखो ये जो शहर है, लगेगा आपको जैसे जो ब्लॉक 5 है ना, उसी के चारों ओर आके बसा पड़ा है और ऐसा ही होता भी। आगे लिखा सेंट्रल पैलेस के बाद इसमें आउटर सिटीज होती है। आने के नंबर 5 के आसपास में जितनी सारी चीजें आपको नजर आ रही, 4 3 8 1 6 7 2 और 9, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं उन सबको आउटर सिटी कहा जाता है। और जो ऑडियंस हॉल है वो बेसिकली आपका स्क्वायर नंबर 1 में होती है। देखो यहाँ पे ऑडियंस हॉल में आपको दिखाता हूँ, ये जो है ना, इसको बोलते हैं ऑडियंस हॉल। तो जो ऑडियंस हॉल है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका ब्लॉक नंबर 1 में। अच्छा, दूसरा है आपका टेम्पल्स।
तो जो टेम्पल्स है वो आपके ब्लॉक 3 और ब्लॉक 7 में ही हो सकते हैं। आप यदि टेम्पल को ब्लॉक 4 और 2 में खोज रहे होंगे, 6 और 8 में खोज रहे होंगे, तो ये आपको विराट कोहली वहां पे नजर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखनी है, इन लार्ज सिटीज रेक्टेंगुलर डिफेंसिव वॉल्स विथ गेट्स वर बिल्ट अराउंड द इनर सिटी एज वेल एज इन द आउटर सिटी। सम ऑफ द लार्ज सिटीज वर सराउंडेड बाय मोट्स। देखो क्या कह रहा है कि कुछ कुछ शहर ऐसे भी है जो रेक्टेंगुलर शेप में था, जैसे ये जो शहर है वो बिल्कुल कैसा है, स्क्वायर के जैसा था। तो कुछ कुछ शहर ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में है। उसकी जो वॉल्स है वो काफी ज्यादा डिफेंसिव, यानी कि कोई अटैक भी करे तो वो दीवार को तोड़ के आपके पास तक पहुंच नहीं सकता है। एज वेल एज द आउटर सिटी सम ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज वर सराउंडेड बाय मोट। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे जो शहर है ना वो मोट से ढके हुए रहते हैं। मोट से ढके हुए मतलब बाहर का कोई भी इंसान आपके शहर में प्रवेश नहीं कर सकता, जैसे हम लोग कहते हैं मोट्स। तो चलो बच्चों, वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इसलिए आज ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था द चाइनीज सिविलाइजेशन का, तो इस वीडियो को हम लोग बेसिकली यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो और फीचर्स, चाहे वो हाउसेस की हो या आर्किटेक्चर की हो या फिर हो सकता है आपके ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह लेकर कोई भी टॉपिक हो, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो।